नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। तो अपने पिछली क्लास के अंदर बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की। उसमें अपने अनुच्छेद 14 पढ़ रहे थे। अपने देखा था कि जो अनुच्छेद 14 है, जो पहला मौलिक अधिकार है, वह आपको दो प्रकार के अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 एक जो आपको देता है वो देता है विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है और ये क्या है, इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। जो दूसरा भाग है अनुच्छेद 14 का, वो आपको देता है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समान संरक्षण का अधिकार। तो इस विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या होता है वो अपने हैं। तो जैसा कि अपने बात कर रहे थे कि अगर विधि के समक्ष क्षमता है, उसका मतलब है कि विधि सभी पर समान रूप से लागू होगी, परंतु ऐसा होता तो नहीं है। उदाहरण मैंने आपको दिया था कि अगर कोई अपराध 18 वर्ष के छोटी आयु के बच्चे के द्वारा किया जाए और एक कोई वयस्क के द्वारा किया जाए, तो दोनों को अलग अलग प्रकार की सजा मिलेगी। वैसे ही अगर अपने कर नियमों की बात करें, तो जो कर है वहां पर आपको, जैसे कि उदाहरण के लिए, जो 75 वर्ष से ऊपर के या वरिष्ठ नागरिक हैं उनको कम कर देना पड़ता है, बाकी नागरिकों को ज्यादा कर देना पड़ता है। वैसे ही जो 2.5 लाख से कम आय वर्ग वाला जो व्यक्ति है उसको कर देना नहीं पड़ता, बाकियों को आय कर देना पड़ता है। वैसे ही SC ST को आरक्षण मिलता है, दूसरे वर्गों को आरक्षण नहीं मिलता है। महिलाओं को कई जगह आरक्षण मिलता है, नहीं मिलता है। तो यहां फिर कानून के समक्ष समानता कहां गई? सभी पर कानून समान रूप से लागू क्यों नहीं हुआ? वो इस कारण से नहीं हुआ कि अनुच्छेद 14 का जो दूसरा भाग है वो विधि के समान संरक्षण का अधिकार भी देता है। विधि के समान संरक्षण के अधिकार का मतलब क्या होता है, केवल इस भाग की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर वाला भाग अपने डिस्कस कर चुके हैं। इसका तात्पर्य है कि राज्य अलग अलग वर्गों में, अलग अलग वर्ग का मतलब है यहां पर जनसंख्या के वर्गों में, अलग अलग वर्गों में भेदभाव कर सकता है, परंतु उस वर्ग के सभी व्यक्तियों पर वह कानून या विधि जो भी होगा या आदेश समान रूप से लागू होगा। समान रूप से लागू होगा। तो जो अनुच्छेद 14 का दूसरा भाग है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर जैसे कि ये आपकी कुल जनसंख्या है, इसके अंदर सारी जनसंख्या है, तो अगर राज्य चाहे तो राज्य इस जनसंख्या को दो भागों में बांट सकता है, चाहे वो किसी भी आधार पर बांटे। उदाहरण के लिए उसने बांट दिया वयस्क के आधार पर, और जो 18 वर्ष से कम वाले हैं, किसी भी विधि के उद्देश्य के लिए। जैसे कि उनको बलात्कार का कानून बनाना था कि बलात्कार के मामले में क्या सजा मिलेगी, तो उन्होंने दो वर्गों में बांट दिया। या फिर वो बांट सकता है महिला और पुरुष के अंदर, महिला और पुरुष के अंदर, या फिर वो बांट सकता है पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के अंदर, सामान्य वर्ग के अंदर, कि यह कानून सामान्य वर्ग के लिए अलग तरीके से लागू होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए अलग तरीके से लागू होगा। तो यह जो है, यह अनुच्छेद 14 का दूसरा भाग इस चीज की इजाजत देता है। अन्यथा अनुच्छेद 14 के पहले भाग के अनुसार यह संभव नहीं है। तो अपने यहाँ पर अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून बनाया जाना संभव है, क्योंकि यहाँ पर विधि के संरक्षण का या विधि के समान संरक्षण का अधिकार भी जो संविधान है वो देता है। ठीक है। परंतु यहां पर यह ध्यान रखा जाता है कि जो वर्गीकरण है समाज का या जनसंख्या का, दो भागों में आप बांट रहे हो या दो से ज्यादा भागों में बांट रहे हो, वो तर्क संगत होना चाहिए, उसके अंदर तर्क होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप कानून तो बनाना चाहते हो, जैसे कि राजस्थान के अंदर एक मामला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला काफी चर्चा में भी रहा था। वहां पर राजस्थान के एक प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आई थी। उस प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ था। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार ने कहा था कि अगले 1 वर्ष तक इस क्षेत्र के लोगों से अतिरिक्त कर लिया जाएगा, अतिरिक्त उनके ऊपर शुल्क लगाया गया था।
परंतु जब वो शुल्क लगाया गया, जो आदेश जारी किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा, उस आदेश में कह दिया कि यह जो शुल्क है वो केवल हिंदू और सिख समुदाय को देना होगा, मुस्लिम और जो बाकी अन्य समुदाय हैं उनको देने की जरूरत नहीं है। तो राज्य ने कहा कि हमें यह अधिकार है, क्योंकि हम समाज को दो वर्गों में बांट रहे हैं, हिंदू और गैर हिंदू के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बांट रहे हो वो आपका अधिकार है, उसकी आपको इजाजत है, परंतु आप ये तो देखो कि आपका काम, जो आदेश जारी किया आपने वो जारी किया, शुल्क लगाने के लिए आदेश जारी किया है। अब शुल्क लगाने के मामले में आप धर्म कहां से ले आए बीच में? तो धर्म के आधार पर आप इसका वर्गीकरण नहीं कर सकते। जो वर्गीकरण किया है वो वयस्क के आधार पर, अगर आपराधिक कानूनों के अंदर वयस्क और 18 वर्ष से कम आयु का वर्गीकरण किया गया है, वो इस उद्देश्य से किया गया है कि ये जो लोग हैं ये अभी तक सचेत नहीं है, इनको पता नहीं है, या इनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरा, यह संभावना है कि अगर इनको जेल में डाल दिया जाएगा तो इनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, अगर इनको बाल गृह में रखा जाएगा तो शायद ये अच्छे नागरिक बन जाएं, संभावनाएं व्यक्त की जाती है, इस कारण से इनको छूट दी गई है। तो यह ध्यान रखा जाता है कि जो वर्गीकरण होता है वो तर्क संगत होना चाहिए। वर्गीकरण संभव है भारत के अंदर, परंतु वर्गीकरण तर्क संगत होना चाहिए, तर्क पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो यह है अनुच्छेद 14, पूरा अनुच्छेद 14 इस प्रकार से है। दूसरी बात, अनुच्छेद 14 के बारे में अपने को यह भी ध्यान रखना है कि यह अधिकार, मतलब कि अनुच्छेद 14 का अधिकार भारत के नागरिकों, 14 का अधिकार भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को ही मिलता है। नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को ही मिलता है, क्योंकि शब्द क्या प्रयोग में लिया गया था? शब्द प्रयोग में लिया गया था व्यक्ति, नागरिक शब्द प्रयोग में नहीं लिया गया था। यह है अनुच्छेद 14 का अधिकार। ठीक है, तो यह पूरा अनुच्छेद 14 है आपका। इससे अपना अनुच्छेद 14 जो है वो पूरा होता है, समाप्त होता है। अब अपने बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, इसके अंदर काफी प्रावधान है, बहुत विस्तृत एक अपने कह सकते हैं कि अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव जो है वो प्रतिबंधित है या निषेध है। विभेद लिखा जाता है, यहां पर जो शब्द लिखा जाता है संविधान के अंदर, अपने इसको निषेध कर देते हैं। निषेध का मतलब है मना है। ठीक है, ये इसकी मेन भाषा है। अब अनुच्छेद 15 का जो पहला प्रावधान है, ये अनुच्छेद 15 का उद्देश्य है, जो किसी भी अनुच्छेद के आगे से बड़े बड़े शब्दों में बोल्ड लेटर में लिखा जाता है, जो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, ये उसका एक उद्देश्य होता है। तो यह अनुच्छेद 15 का उद्देश्य है। तो अनुच्छेद 15 क्या करना चाहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत में इन 5 आधारों के ऊपर भेदभाव नहीं हो सकता, इन 5 तर्कों के ऊपर भेदभाव नहीं हो सकता। तो अब 15 पहला पढ़ते हैं अपने, उसके अंदर क्या कहता है? राज्य किसी भी नागरिक, तो यहां पर शब्द व्यक्ति नहीं आया, यहां पर क्या शब्द आया है? नागरिक आया है। अगर नागरिक शब्द आया है तो मतलब कि यह जो अधिकार है 15(1) का जो अधिकार है वो केवल किसको मिला हुआ है? भारत के नागरिकों को मिला हुआ है, विदेशियों को नहीं मिला हुआ है। अगर आप इस अधिकार को लेना चाहते हो तो आपको भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी। राज्य किसी भी नागरिक में उपरोक्त सभी या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
तो जो 5 आधार भेदभाव के माने गए हैं, जिनके आधार पर भेदभाव निषिद्ध किया गया, जिनके आधार पर भेदभाव करना मान्य नहीं है, तो ये अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य जो है वह इन 5 आधारों के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि यहां पर केवल एक शब्द जोड़ दिया जाता है, केवल यहां पर एक शब्द जुड़ता है, केवल। ये मैंने पहले जानबूझकर नहीं लिखा था ताकि ये अलग से स्पष्ट रहे। यहां पर केवल शब्द जोड़ने का मतलब है कि केवल ये जो 5 आधार आपको बताए गए हैं, धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान और लिंग, इनके आधार पर भेदभाव जो है उसको वर्जित किया गया है, उसके ऊपर आधार भेदभाव को बंद किया गया है। इनके अलावा अगर कोई भेदभाव का आधार बनता है तो वह अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं होगा। तो राज्य सभी नागरिकों को समान मानेगा। इन जो बात 5 यहां पर की गई है, जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, मूलवंश का यहाँ पर जो मतलब इंग्लिश के अंदर निकलता है, जो वास्तविक है वह निकलता है रेस। क्या निकलता है? रेस। रेस को अपने कहते हैं नस्ल। क्या कहते हैं? नस्ल। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पर अंग्रेजों ने इस अवधारणा को बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ प्रचारित किया हुआ था कि भारत के जो लोग हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो उत्तर भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको आर्यंस कहा गया, जो दक्षिण भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको द्राविडियंस कहा गया, द्राविड़ मूल के लोग, और जो आपके उत्तरी पूर्वी भारत के रहने वाले लोग हैं उनको मंगोलॉइड्स कहा गया, मंगोलॉइड प्रजाति के लोग। तो चूंकि उस समय पर जो नस्ल था वो एक बहुत बड़ा आधार बन सकता था भेदभाव का, इसलिए नस्ल शब्द जोड़ा गया है। हालांकि वर्तमान के अंदर जो नस्लें हैं उनका आपस के अंदर विलय हो चुका है। कोई भी आदमी जो प्योर नस्ल का नहीं है, हर आदमी हाइब्रिड है, इसलिए नस्ल के आधार पर अभी तो मुख्य बात नहीं बनती है। तो ये अनुच्छेद 15(1) है जो इन सभी आधारों के ऊपर भेदभाव को वर्जित करता है सभी मामलों के अंदर। और दूसरी बात अपने को ध्यान रखनी है कि यह जो अधिकार है वो केवल किसको उपलब्ध होता है? नागरिकों को उपलब्ध होता है। विदेशियों के मामले में भेदभाव संभव है, वह अनुच्छेद का उल्लंघन या अनुसंधान संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह अनुच्छेद 15(1) है। अब अगर अपने बात करें अनुच्छेद 15(2) की, कोई भी नागरिक को, तो अनुच्छेद 15(2) कहता है कोई भी नागरिक को या किसी भी नागरिक को केवल उपरोक्त आधार के ऊपर जो है दुकानों, सार्वजनिक स्थान, भोजनालय, होटल, मनोरंजन इत्यादि स्थानों पर प्रवेश वर्जित नहीं किया जाएगा। प्रवेश वर्जित नहीं किया जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी दुकान के अंदर केवल पुरुष आएंगे, महिलाएं नहीं आएगी। हमारी दुकान के अंदर केवल जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग आएंगे, हिंदू समुदाय के लोग आएंगे, या हमारी दुकान के अंदर केवल जो है वह राजस्थान के अंदर जन्म लेने वाले लोग आएंगे। यह संभव नहीं है। ठीक है। साथ में यह भी कहा गया है कि जो सरकार द्वारा स्थापित स्नान घाट, तालाब, कुएं इत्यादि है, तालाब, कुएं इत्यादि पर प्रवेश वर्जित नहीं किया जाएगा। प्रवेश वर्जित नहीं किया जाएगा। तो यहां पर एक बात और निकलकर सामने आती है अनुच्छेद 15(2) के अंदर। अब अभी तक जो बात अपने अनुच्छेद 14 के और अनुच्छेद 15(1) की कर रहे थे, उसके अंदर कहा गया था कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो भेदभाव कर सकता है। मैं तो एक व्यक्ति हूं, मैं तो राज्य नहीं हूं, तो मैं तो भेदभाव कर सकता हूं। अनुच्छेद 14 ने और 15 ने तो भेदभाव करने से राज्य को रोका है, मेरे जैसे एक निजी व्यक्ति को थोड़ी रोका है। परंतु अनुच्छेद 15(2) जो है यह सभी के ऊपर लागू होता है, चाहे वो दुकान निजी है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो मनोरंजन का स्थान निजी है या सरकारी है। जैसे कोई थिएटर है किसी प्राइवेट कंपनी का, तो भी उसके ऊपर यह अनुच्छेद लागू होता है। तो अनुच्छेद 15(2) जो है
यह अनुच्छेद निजी व्यक्तियों को भी भेदभाव करने से रोकता है। तो अपने एक बात और निकल कर आती है कि अपने कुछ मौलिक अधिकारों के जो कुछ अनुच्छेद हैं वो तो राज्य के खिलाफ लागू होते हैं, परंतु कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो राज्य के अलावा निजी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं, और वैसा ही एक अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 15(2) है। अनुच्छेद 15(3) जो कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात या इस अनुच्छेद की कोई भी प्रावधान जो है राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता है। तो अगर राज्य मतलब सरकार चाहे, राज्य का मतलब अपने समझते हैं क्या होता है, अनुच्छेद 12 वाला राज्य है ये। अगर राज्य चाहे तो वह बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। वैसे देखा जाए तो अगर वो स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है वो लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है, और जो कि वर्जित है। परंतु अनुच्छेद 15(3) जो है वह राज्यों को इस बात की इजाजत देता है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए इस प्रकार के प्रावधान कर सकता है। वैसे ही अनुच्छेद 15(4) भी है। अनुच्छेद 15(4) पहली बात तो अनुच्छेद 15(4) के बारे में अपने को एक बात का ध्यान रखना है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। तो यह मूल संविधान में नहीं हुआ करता था, इसको बाद में जोड़ा गया। इसके तहत राज्य का मतलब अपने समझते हैं। इसके तहत राज्य सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो एक और भेदभाव करने की इजाजत दे दी गई है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 15(4) के द्वारा, कि अगर राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिसके अंदर अपने SC और ST को मानते हैं, जहां साक्षरता की दर भी कम है और सामाजिक रूप से वे पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए भी विशेष प्रावधान कर सकता है। वैसे अनुच्छेद 15(5) भी जोड़ा गया। 15(5) जो है अनुच्छेद 15(5) जो है वो 93वें संविधान संशोधन 2005 के बाद जोड़ा गया। 93वें संविधान संशोधन 2005 से जोड़ा गया। ये कहता है कि राज्य सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दे सकता है। तो आज के समय में जो SC और ST को एडमिशन में आरक्षण मिला हुआ है, मैं नौकरी के आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एडमिशन के आरक्षण की बात कर रहा हूं। जो कट ऑफ अलग अलग जाती है, जैसे कि आप IIT के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, IIM के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कट ऑफ अलग अलग जाती है। वो जो कट ऑफ अलग अलग जाती है वह अलाउड है तो एक प्रकार का भेदभाव,
परंतु यह भेदभाव अलाउड है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 15(5) के द्वारा, ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद 15(5) के द्वारा। संविधान संशोधन जो है इसके लिए वो 93वां संविधान संशोधन था, ठीक है। ये कहानी है आरक्षण की। तो जो शैक्षणिक संस्थानों के अंदर प्रवेश के समय जो आरक्षण मिलता है वो अनुच्छेद 15(5) के आधार पर मिलता है। इसके बाद अभी हाल ही में एक 15(6) भी जोड़ा गया इसके अंदर। अनुच्छेद 15(6), अनुच्छेद 15(6) जो है 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। ये क्या कहता है? ईडब्ल्यूएस को, ईडब्ल्यूएस का मतलब है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को प्रवेश में अधिकतम 10% आरक्षण दिया जा सकता है, 10% आरक्षण दिया जा सकता है। ये तो अभी अभी जोड़ा गया था 2019 के अंदर। तो जो आपको शैक्षणिक संस्थानों के अंदर प्रवेश मिलता है, आपको एससी एसटी को और ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है वो तो मिलता है अनुच्छेद 15(5) के द्वारा। और जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलता है, मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, एक बार स्पष्ट कर देता हूं, मैं केवल और केवल शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की बात कर रहा हूं। ये जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश या किसी भी पढ़ाई से संबंधित संस्थान के अंदर प्रवेश में जो आरक्षण मिलता है ईडब्ल्यूएस को, वो मिलता है 15(6) के तहत। दूसरी बात यहां पर गौर करने वाली ये है कि जो 15(6) है इसके अंदर तो लिख दिया गया है कि अधिकतम आरक्षण कितना हो सकता है? 10% हो सकता है, 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। परंतु जो 15(5) है, जो एससी एसटी और ओबीसी को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण देता है, इसमें आरक्षण की प्रतिशत नहीं बताई गई है कि अधिकतम कितना प्रतिशत होगा। दूसरी बात यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि इसकी शब्दावली क्या कहती है कि अगर राज्य चाहे तो दे सकता है। राज्य चाहे तो दे सकता का मतलब है कि आरक्षण आपका अधिकार नहीं है। अगर राज्य चाहे तो दे सकता है तो इसका मतलब यह भी निकलता है कि केंद्र सरकार का आरक्षण का प्रतिशत राज्य सरकार के आरक्षण के प्रतिशत से अलग हो सकता है। जैसे कि अगर कोई राज्य सरकार का संस्थान है, सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, वो राज्य सरकार के संस्थान है। अब राज्य सरकार ये नियम बना सकती है कि हमारे यहां पर तो आरक्षण नहीं मिलेगा, वह संवैधानिक तौर पर सही है, परंतु राजनीतिक कारणों से कभी भी ऐसा नियम बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कोई राज्य सरकार ऐसा नियम बनाएगी तो वो दोबारा कभी चुनाव नहीं जीतने वाली है। परंतु अपने को पॉलिटी के स्टूडेंट होने के नाते ये बात ध्यान में रखनी है कि आरक्षण अपना अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद की परिभाषा कहती है कि राज्य चाहे तो दे सकता है, परंतु राज्य देगा यह अनिवार्य नहीं है। तो हो सकता है कि कल को अगर आरक्षण हट जाए तो आरक्षण हट जाने से आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण तो अपने आप में एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि आरक्षण के तहत अपने भेदभाव कर रहे हैं जो कि अनुच्छेद 15 के तहत वर्जित है। परंतु इस उल्लंघन को मान्यता दी गई है अनुच्छेद 15(5) और अनुच्छेद 15(6) के द्वारा, जिनको बाद में अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। यह कहानी है जो अपने को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय आरक्षण मिलता है उसकी। मैं सरकारी नौकरियों के आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए अपने को अनुच्छेद 16 पढ़ना पड़ता है। तो अपने को दो बात यहां से ध्यान रखनी पड़ती है। पहली बात, एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण की सीमा संविधान में नहीं लिखी गई है, संविधान में नहीं लिखी गई है, जबकि ईडब्ल्यूएस की सीमा संविधान में लिखी गई है। दूसरी बात,
आरक्षण नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है, नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। यह राज्य के द्वारा किया गया विशेष प्रावधान है। ठीक है, इतनी बात अपने को ध्यान रखनी है, तब अपना कंसेप्ट जो है वह क्लियर माना जाएगा। समझ में आ गई कहानी? अब अपने को 15/6 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो 15/5 जो आरक्षण देता है वो आपको किस आधार पर देता है, कौन से वर्ग को देता है? वो देता है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को देता है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को नहीं देता है। अब जो जनरल कास्ट है, जो इसको अपने सामान्य वर्ग कहते हैं, उसको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं माना जा सकता। अगर उनको आरक्षण देना है तो आपको आर्थिक रूप से आरक्षण निर्धारित करना पड़ेगा, और आर्थिक रूप से आरक्षण निर्धारित करने की इजाजत किसके द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 15/6 के द्वारा दी गई है, जिसको 103 में संविधान संशोधन 2019 के तहत संविधान का भाग बनाया गया है। ये कहानी है अनुच्छेद 15 की। अब बात आती है अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद जो 16 है वह वैसे 15 से छोटा है। 15 छोटे का मतलब है कि उसका उद्देश्य जो है वो इससे छोटा है। ये अनुच्छेद 15 थोड़ा सा ज्यादा व्यापक है, क्योंकि यह किसी एक विषय में लागू नहीं होकर सभी विषयों में भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 जो है, अच्छा दूसरी बात, अनुच्छेद 15 के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपको SC ST OBC को आरक्षण मिला हुआ है वह केवल सरकारी संस्थानों के अंदर लागू नहीं होता है, वो सरकारी के साथ साथ निजी संस्थानों में भी लागू होता है, ध्यान रखना, है ना। अब अपने बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 जो है वह कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, या इसको सामान्य भाषा में सरकारी नौकरी में समानता। समानता का मतलब है भेदभाव का अभाव, कि सरकारी नौकरी के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरी देने के समय, नौकरी लगने के बाद वो वहां की ऑफिस के ऊपर या वहां के नियमों पर निर्भर करता है, परंतु संविधान कहता है कि नौकरी सभी के लिए, नौकरी के अवसर सभी के लिए समान रूप से लागू होंगे, नौकरी के अवसर सभी को समान रूप से मिलेंगे। अगर अपने बात करें अनुच्छेद 16(1) की, तो राज्य, अनुच्छेद 16(1) कहता है कि राज्य के अधीन सभी पद, राज्य के अधीन सभी पद सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध होंगे। तो पहली बात तो यह यहां पर शब्द क्या प्रयोग में ले लिया गया है? सभी नागरिकों। तो यह जो 16(1) का अधिकार है यह भी केवल किसके लिए लागू होता है? नागरिकों के लिए लागू होता है, विदेशियों के लिए लागू नहीं होता है। तो सरकार अगर चाहे तो विदेशियों को सरकारी नौकरी से वंचित कर सकती है, परंतु भारत के किसी भी नागरिक को सरकारी नौकरी से वंचित नहीं कर सकती। दूसरी बात, राज्य सरकारी नौकरी के मामले में, सरकारी नौकरी के मामले में केवल धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य सरकारी नौकरी देते समय या सरकारी नौकरी के नियम बनाते समय, सरकारी नौकरी का मतलब है चाहे वो केंद्र सरकार की है चाहे वो राज्य सरकार की है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य शब्द है वो अनुच्छेद 12 वाला राज्य है, जिसके अंदर केंद्र, राज्य और सभी संस्थान आते हैं। तो वह जब नियम बनाएगा तो वह नागरिकों के अंदर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल, लिंग या जन्म के आधार पर
एक और शब्द जोड़ दिया गया, निवास के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। ये नहीं कह सकते कि ये सरकारी नौकरी केवल राजस्थान के लोगों के लिए आरक्षित है या ये सरकारी नौकरी केवल इस जिले के निवासियों के लिए आरक्षित है, या यह सरकारी नौकरी जो है वह इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आरक्षित है। सरकारी नौकरी को आरक्षित किसी भी निवास स्थान या किसी भी एक मूल निवास वाले लोगों के लिए नहीं किया जा सकता। कोई भी सरकारी नौकरी भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होगी। अगर ऐसा है तो फिर यह कैसे संभव है कि अपने देखते हैं कि कई बार जब राज्य सरकार की कोई नौकरी होती है तो उसमें लिख दिया जाता है कि इस नौकरी में केवल राज्य के लोगों को ही अलाउड किया जाएगा। वो ऐसे नहीं करते हैं, वो नियमों का कहीं ना कहीं एक प्रकार से उल्लंघन करते हैं, परंतु बहुत चालाकी से करते हैं। उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता, उसमें यह लिख दिया जाता है, जैसे पंजाब की कोई नौकरी है तो वो क्या लिख देंगे कि केवल वही व्यक्ति योग्य हैं जिन्होंने 10वीं के अंदर पंजाबी पढ़ी हुई है। तो वह जो भेदभाव किया गया वो भाषा के आधार पर किया गया है कि पंजाबी भाषा का ज्ञान जिसको होगा उसी को सरकारी नौकरी की इजाजत दी जाएगी। भाषा इनमें से भेदभाव का आधार जो है वह 16(2) के अंदर जो लिखा हुआ नहीं है, तो भाषा के आधार पर भेदभाव संभव है। लिंग के आधार पर भेदभाव संभव नहीं है, जन्म स्थान के आधार पर या इन किसी भी आधार के ऊपर भेदभाव जो है वह संभव नहीं है। अनुच्छेद 16(3) सरकारी नौकरी में निवास स्थान, सरकारी नौकरी में निवास स्थान का नियम केवल संसद बना सकती है, केवल संसद बना सकती है, राज्य नहीं, राज्य सरकार या राज्य विधानसभा नहीं। तो अगर संसद चाहे तो यह कह सकती है कि यह जो नौकरी है वह इस राज्य के लिए ही है, या यह जो नौकरी है वो इस क्षेत्र के लोगों में, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ही है। ऐसा नियम केवल किसके द्वारा बनाया जा सकता है? संसद के द्वारा बनाया जा सकता है, राज्य के द्वारा ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 16(4) राज्य ऐसे वर्गों को आरक्षण दे सकता है, ऐसे वर्गों को आरक्षण दे सकता है जो पिछड़े हैं तथा राज्य के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व, उनका नौकरी में प्रतिनिधित्व कम है। तो आपको जो सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है SC ST OBC को, वह कौन से नियम के आधार पर दिया जाता है? वह आपको दिया जाता है अनुच्छेद 16(4) के आधार पर। ठीक है, ये जो अनुच्छेद 16(4) है ये मूल संविधान का ही भाग था, इसको बाद में जोड़ने की इजाजत नहीं पड़ी। किनको दिया जाएगा? जो पिछड़े हैं। यहां पर पिछड़ापन का आधार नहीं बताया गया कि सामाजिक आधार पर पिछड़े हैं, आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं, शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हैं। पिछड़े होने के साथ साथ आरक्षण के लिए उस समुदाय की एक पात्रता और होनी चाहिए। वो पात्रता क्या है? राज्य की नजर में या राज्य के अनुसार उस समुदाय का या उस जाति का जो प्रतिनिधित्व है वो कम है। उदाहरण के लिए कोई जाति है, कोई समुदाय है, जैसे SC ST है। अब SC ST दोनों मिलकर भारत की जनसंख्या का लगभग 16% बन जाते हैं, परंतु सरकारी नौकरियों में जब डेटा आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि सरकारी नौकरियों में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनमें केवल 4% ही SC ST हैं। तो जनसंख्या में तो इनका प्रतिशत या अनुपात जो है वह लगभग 16% है, जबकि सरकारी नौकरी में केवल 4% ही है। मतलब कि SC ST के लोग जो है वो सरकारी नौकरी लगने में सक्षम, सरकारी नौकरी लगने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, तो उनके लिए आरक्षण दे दिया जाएगा। यह आरक्षण जो सरकारी नौकरी में दिया जाता है वह कौन से अनुच्छेद के तहत मान्य है? वह अनुच्छेद 4 के तहत मान्य है। जबकि संस्थानों में प्रवेश के समय जो आरक्षण दिया जाता है
वह अनुच्छेद 15(5) और 15(6) के तहत दिया जाता है। अभी हाल ही में इसके अंदर एक नया संविधान संशोधन जोड़ दिया गया जिसको अपने 16(6) कहते हैं। 16(4) के बाद जो 16(5) है, 16(5) थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रावधान है। वो टेक्निकल प्रावधान इसलिए है, मैं बता देता हूं, लिख देता हूं यहां पर, परंतु ये थोड़ा सा एक ऐसा प्रावधान है जो कम समझा जाता है, कम उपयोग में लिया जाता है। 16(5) क्या कहता है कि राज्य यह नियम बना सकता है, यह नियम बना सकता है कि किसी धार्मिक संस्था में नियुक्ति केवल उस धर्म के व्यक्तियों की जा सकती है। तो वैसे तो देखो, तो यहां पर राज्य ने क्या कह दिया कि जैसे कोई मंदिर है तो अब राज्य कह सकता है, सरकार कह सकती है, राज्य का मतलब कि मंदिर के अंदर जो पुजारी है वह केवल हिंदू धर्म के होंगे। अगर ऐसा राज्य कहेगा तो वो धर्म के आधार पर भेदभाव हो गया, आपने बाकी धर्म को वंचित कर दिया। परंतु धार्मिक संस्थानों के मामले में यह मान्य है कि सरकार यह नियम बना दे कि अगर कोई गुरुद्वारा है तो वहां पर जो ग्रंथी है या गुरुद्वारा का संचालन करने वाला व्यक्ति है वह सिख धर्म का ही होना चाहिए। अगर कोई मस्जिद है तो उसका संचालन केवल मुस्लिम धर्म के व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर कोई मंदिर है तो उसका संचालन केवल हिंदू धर्म के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर ऐसा नियम बनाया जाएगा तो देखने में तो यह लगता है कि यह नियम जो है वह धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है, परंतु ऐसा नियम मान्य है क्योंकि ऐसा नियम बनाने की इजाजत जो है वह संविधान का अनुच्छेद 16(5) संसद को राज्य को देता है। ठीक है। 16(6) जो है, 16(6) कहता है कि राज्य सरकारी नौकरियों में, राज्य सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को अधिकतम 10% आरक्षण दे सकता है। यह बात जो है वो 16(6) में कही गई है और ये जो संविधान संशोधन है इसका 103वां संविधान संशोधन है। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत यह प्रावधान जोड़ा गया है, अनुच्छेद का यह भाग जोड़ा गया है, पहले यह नहीं हुआ करता था। ठीक है। फिर से वही बात कि आरक्षण दे सकता है परंतु देगा यह अनिवार्य नहीं है। पहली बात तो आरक्षण आपका अधिकार नहीं है। दूसरी बात, एससी एसटी ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा यह संविधान के अंदर लिखा नहीं गया है। तो यह संभव है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वह आरक्षण अलग अलग दे, परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, परंतु एससी के निर्णय के अनुसार अधिकतम आरक्षण चाहे वह संस्थानों में प्रवेश की बात हो चाहे वह नौकरियों की बात हो 50% हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इस 50% से अतिरिक्त है। तो सरकार कुछ भी करे, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, अब सरकारें घोषणा करती रहती है कि हम आरक्षण दे देंगे, परंतु सुप्रीम कोर्ट का एक कॉमन नियम है कि आप चाहे एससी को कितने आरक्षण दो, एसटी को कितने आरक्षण दो, ओबीसी को कितने आरक्षण दो, वो आपकी समस्या है, परंतु कुल जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वह उस 50% के अतिरिक्त है। तो ईडब्ल्यूएस का जोड़ देने के बाद कुल 60% आरक्षण बन सकता है। बिना ईडब्ल्यूएस के अधिकतम आरक्षण जो संभव है वह कितना है, 50% है। तो जो राज्य सरकार के द्वारा घोषणाएं की जाती है कि हम इतना आरक्षण दे देंगे वह संभव नहीं है। उच्चतम न्यायालय उसको मान्य नहीं करने वाला है क्योंकि यह जो है
वह 50% की सीमा को लांघता है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो जैसा राजस्थान के अंदर किया गया है कि हम जो ओबीसी का 27% आरक्षण है उसमें से 5% एमबीसी के लिए आरक्षित कर देते हैं, तो कुल आरक्षण तो आपका 50% ही रह गया। आपने 27% को दो भागों में बांट दिया, एमबीसी और नॉन एमबीसी। जो एमबीसी है उनको 5% दे दिया, नॉन एमबीसी या जो गैर एमबीसी है उनको 22% दे दिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अंततः इसके माध्यम से भी जो कुल आरक्षण है वो 50% की सीमा को क्रॉस नहीं करेगा, तो यह मान्य है। ठीक है, यह है अनुच्छेद 16 जिसके तहत नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। हालांकि अनुच्छेद 16 का जो मूल उद्देश्य है वह नौकरियों के मामलों में नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करना है, किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना है। ठीक है, यह अनुच्छेद 16 है। अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 कहता है कि राज्य अस्पृश्यता या जिसको अपने छुआछूत हैं का अंत करने के लिए विधि बनाएगा। कुल मिलाकर राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह कानून बनाकर अस्पृश्यता को अंत करे। छुआछूत जो है अभी तो अपने को देखने को नहीं मिलता है, परंतु क्योंकि चूंकि यह संविधान 1950 में लिखा गया है, उस समय छुआछूत जो था वह सामाजिक भेदभाव का एक सबसे बड़ा कारण था। छुआछूत एक ऐसी समस्या थी जिसको भारतीय समाज की सबसे बड़ी कुरीति माना जाता था। छुआछूत एक ऐसी समस्या थी जिससे सामाजिक मेल मिलाप को रोका जा रहा था। तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को अंत करना राज्य का कर्तव्य है। इसीलिए राज्य ने या केंद्र सरकार ने या संसद ने सामान्य अधिकार अधिनियम 1955 जारी किया, जिसके तहत छुआछूत को गैर जमानती अपराध माना गया है। गैर जमानती अपराध माना गया है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और स्पष्ट होकर आती है, एक बात या अपने को मौलिक अधिकारों की एक और विशेषता के बारे में पता चलता है कि देखो जब तक यह कानून नहीं बनेगा, हालांकि छुआछूत को अंत करना है ऐसा संविधान के अंदर लिख दिया गया अनुच्छेद 17 में, परंतु जब तक यह कानून नहीं बनेगा कि छुआछूत करने पर क्या होगा, जो व्यक्ति छुआछूत में लिप्त होगा या जो व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा देगा उसको उसका क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्या सजा भुगतनी पड़ेगी, तब तक छुआछूत का अंत नहीं हो सकता। इस प्रावधान का कोई औचित्य नहीं है, यह केवल एक आदर्श मात्र है, केवल एक आदर्श स्थापित कर रहा है। तो भारतीय संविधान के अंदर कुछ प्रावधान ऐसे हैं या भारतीय मौलिक अधिकारों के अंदर कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि जब तक उन प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए या जब तक उन प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य के द्वारा या विधायिका के द्वारा नियम नहीं बना दिया जाता है, तब तक केवल प्रावधान मात्र से वह जो मौलिक अधिकार हैं वो लागू नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो यह वैसा ही एक प्रावधान है, यह एक वैसा ही अनुच्छेद है जिसका क्रियान्वयन तभी संभव है, जिसका औचित्य या महत्व तभी संभव है जब संसद इसके लिए कानून बना देता है, प्रभावी कानून बना देता है, और संसद ने ये बना दिया है। छुआछूत एक ऐसा अपराध है, अगर आप पर छुआछूत का केस लग जाता है तो आप सरकारी नौकरी, चुनाव सभी से वर्जित हो जाते हैं, आप जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आप जिंदगी भर जो है वह सरकारी नौकरी नहीं लग पाएंगे, सरकार आपका बहिष्कार कर देगी। इसी डर के कारण जो है वह भारत में छुआछूत की प्रथा की समाप्ति हो पाई है। तो छुआछूत को समाप्त करना है ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है। अब बात आती है अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18,
अनुच्छेद 18 का जो उद्देश्य है वो है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य सैन्य तथा शैक्षणिक उपाधियों के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि नहीं देगा। ये कैसे होता है और क्यों होता है वो मैं बताता हूं आपको। दूसरा प्रावधान अनुच्छेद 18 का ही कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी सरकार से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो दो चीजें हैं। उपाधियों का मतलब क्या है? पहली बात तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पर बहुत सारे लोग खुद के नाम के आगे नवाब, निजाम, राय बहादुर ऐसी चीजें लगाते थे। ये नवाब, निजाम, राय बहादुर लगाने का उद्देश्य था कि वो स्वयं को तो एक उच्च स्तर का प्राणी मानते थे, कुछ उच्च स्तर का मानव मानते थे, बाकी सभी लोगों को निम्न स्तर का मानव मानते थे। इसीलिए वो उपाधि लगाते थे कि मैं एक अलग दर्जे का आदमी हूं, बाकी सारे लोग मेरे से नीचे हैं। तो ऐसा ना हो, हर व्यक्ति सभी को समान नागरिक माने, हर व्यक्ति दूसरों को समकक्ष माने, समतुल्य माने। इसीलिए भारत में उपाधियों को वर्जित किया गया था। इसलिए यह नियम बनाया गया कि जो सरकार है वह किसी को कोई भी उपाधि नहीं देगी। केवल दो प्रकार की उपाधियां दी जा सकती है। कौन सी? सैन्य और शैक्षणिक उपाधि। सैन्य उपाधि का मतलब लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये सारी सैन्य उपाधियां हैं, ये दी जा सकती है। शैक्षणिक उपाधि का मतलब है प्रोफेसर लगाना, शिक्षाविद लगाना, ये चीजें दी जा सकती है। क्योंकि शैक्षणिक और सैन्य उपाधि आपको अपनी मेहनत से अर्जित करनी पड़ती है, मेहनत से कमानी पड़ती है, आपको अपने टैलेंट के आधार पर अर्जित करनी पड़ती है। जबकि जो बाकी उपाधि है, राय बहादुर, नवाब, निजाम, ये उपाधियां आपको जन्म के आधार पर मिलती है। तो कुल मिलाकर जन्म के आधार पर सभी नागरिक समान हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। हालांकि वह व्यक्ति अगर अतिरिक्त मेहनत करता है तो स्वाभाविक सी बात है वो मेहनत के दम पर अर्जित कर सकता है, तो वह तो सभी के लिए लागू होती है। अगर किसी को समस्या है तो वह भी मेहनत कर यह उपाधि अर्जित कर सकता है। साथ ही इस अनुच्छेद का जो दूसरा प्रावधान है वो यह भी कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है वह किसी भी विदेशी सरकार से भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत की सरकार या भारत की राज्य की सरकारें तो उपाधि देगी ही नहीं, साथ में नागरिकों को भी इस चीज से प्रतिबंधित किया गया है कि आप विदेशों से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करोगे। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की जो महारानी है वो नाइटहुड की उपाधि देती है, पहले भारत में बहुत लोगों को मिली हुई है, परंतु यह संविधान लागू होने के बाद कोई भी भारत का नागरिक जो है वह नाइटहुड की उपाधि नहीं ले सकता या विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। ठीक है। यहां पर एक समस्या आ जाती है कि अगर किसी व्यक्ति को पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न जैसे अवार्ड मिले हुए हैं तो फिर उसका क्या किया जाए? क्या वह उस अवार्ड को उपाधि की श्रेणी में रखा जाए या नहीं रखा जाए? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे पुरस्कार जो हैं, जो भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिसके तहत पद्म भूषण की दे दी गई है, आपको भारत रत्न की उपाधि दे दी गई है, वो अनुच्छेद 18 के तहत वर्जित नहीं है। परंतु यह भी तय किया गया है या यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आप पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री या भारत रत्न को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है, वह अपना नाम ऐसे नहीं लिखेगा कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। अगर वह ऐसा लिखता है तो स्वाभाविक सी बात है वो स्वयं को उच्च दर्जे का नागरिक मानता है, स्वयं को उच्च दर्जे का व्यक्ति मानता है और बाकी लोगों को निम्न दर्जे का व्यक्ति मानता है। ज्यादा से ज्यादा वह क्या लिख सकता है? सचिन तेंदुलकर, आगे अंत के अंदर ब्रैकेट में लिख सकता है भारत रत्न प्राप्त करता। परंतु उपाधि जो है वो नाम के आगे लगती है
और आप पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण या भारत रत्न जैसी जो सामान्य उपाधियां हैं या जो सामान्य पुरस्कार है, इनको नाम के आगे जो है वह उपसर्ग के तौर पर, उपाधि के तौर पर प्रयोग में नहीं ले सकते। ठीक है, यह भी किस लिए किया गया? नागरिकों में समानता निर्धारित करने के लिए किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, इनको अपने कहते हैं समानता का अधिकार। क्योंकि इन सभी अधिकारों का मूल उद्देश्य क्या है? समानता स्थापित करना। तो समानता के अधिकार किसको कहते हैं? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 जो आपने अभी तक पढ़े हैं, इन सबको अपने समानता का अधिकार कहते हैं। इन सब से समानता स्थापित होती है, भेदभाव को रोका जाता है। ये कहानी है अनुच्छेद 18 तक की या समानता के अधिकार की। अगले जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग।